ठीक है। तो पहला रिकॉर्ड टाइप क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है संचयी अभिलेख। क्या बोला जाता है? संचयी संचयी अभिलेख। बिल्कुल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी होते हैं, वो आगे बताऊंगा क्या होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जब टीचर किसी भी चीज को एज अ रिटर्न फॉर्म, यानी कि जब टीचर स्कूल के अंदर किसी भी गतिविधि को, बच्चे की गतिविधि को, चाहे वो उसकी शैक्षिक हो या सह शैक्षिक हो, स्कूलिस्टिक हो या को स्कूलिस्टिक हो, उसको रिटर्न फॉर्म में अपने पास रखे या किसी फाइल में रिटर्न लिखा हो, लिखे उसको कि बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस किया या बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ये होते हैं। ठीक है, डेट वाइज डेट, डे बाय डे, वीक वाइज वीक, आपकी जो प्रोग्रेस होती है उसी से रिलेटेड। हो गया था ये कल? अच्छा चलिए, ये बताइए, ये हुआ था नहीं हुआ था पोर्टफोलियो? कल ही हुआ था ये। अच्छा, पोर्टफोलियो बताइए बच्चे, ये हुआ था या नहीं हुआ था? तो मैं लर्निंग स्टाइल भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी हो गया था, हाँ। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है बच्चे, किस तरीके से बच्चों के गुणों को या रुचि को या इंटरेस्ट को चेक किया जाता है, इसको यस या नो में किया जाता है। जैसे कि हमारी क्लास में ऐसे 20 बच्चे 10 बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो सीधा यस हो जाएगा। और 10 बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, तो क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा नो हो जाएगा। ठीक है, यस या फिर नो, नो या फिर यस। तो ये होता है चेकलिस्ट। बस हमें बच्चों को चेक करना है कि किसका क्या इंटरेस्ट है, किसको किस क्या चीजें करना अच्छा लगता है। दूसरा होता है आपका रेटिंग स्केल। ये देखिए, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल दोनों चीजें टीचर देता है बच्चों को। ठीक है। बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आपने समझाया नहीं था, जल्दी बताइए समझाया था या नहीं आया था? तो एक बार उसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में आपको रेट करना है। आप फीडबैक देते हो ना, तो उसमें रेटिंग करते हो। कहीं भी जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, अच्छा लगता है कि सर कितनी रेटिंग देंगे, या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया आपने, यूज किया, उसको कितनी रेटिंग दिया, तो उसी प्रकार से। चलिए, पूरा समझाया था ना, मेरे को याद है। चलिए, रेटिंग स्केल के बाद हम बात करेंगे सोशियोमेट्री। हाँ, इसके जनक हैं जे एन मुनरो। सोशियोमेट्री का मतलब ये है बच्चों कि बच्चे का सोसाइटियल बिहेवियर या बच्चे का सोसाइटियल रिलेशन कैसा है, किस तरीके से वो अपने इर्द गिर्द के समाज में कैसा करता है, कैसे बैठता उठता है, क्या क्या चीजें करता है। इसके द्वारा अध्यापक की बालकों की लोकप्रियता, गुणों का पता उन्हें के सहपाठियों से लगता है। उन्हीं के सहपाठियों से मतलब, आप एक बात बताइए, आप सोसाइटी में कैसे हैं, ये मैं आपसे थोड़ी पूछूंगा, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से पूछूंगा। तो उसी प्रकार से जो उसके पीयर स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं से पूछा जाता है कि इस बच्चे का कैसा बिहेवियर है क्लास में, या क्या क्या चीजें ये बच्चा क्लास में करता है, कैसी लोकप्रियता है। लोकप्रियता मतलब ये है कि क्लास में ये चुपचाप गुमसुम अकेला बैठा रहता है, किसी को इसका नाम भी पता नहीं है, ऐसा है कि सभी इसको जानते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, अध्यापक बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखता है। ये भी जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो ना बच्चे की, तो वहां पर भी स्पेशली एक कॉलम होता है ऑब्जर्वेशन का। वहां बच्चे ने क्या क्या किया वो भी इसके अंदर डाला जाता है, लिखा जाता है। कोई स्पेसिफिकली इवेंट किया हो या बहुत ही स्पेसिफिक कोई हरकत की हो, तो वो भी लिखी जाती है। ऑब्जर्वेशन इसको बोला जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल्स, ये बच्चे के इंट्रैक्शन करने के लिए, तो इंटरव्यू शेड्यूल उसको बोला जाता है। सिंपल सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। चलिए, अब बात करते हैं टेस्ट की। ठीक है, एक सेकेंड, अब इसको नोट डाउन करो, फिर 1 मिनट में बातें करते हैं वापस। क्या बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ टेस्ट की, कि किस किस तरीके के टेस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हम बात करेंगे अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, यानी कि एटीट्यूड, एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ठीक कर लेना। एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जब हम बच्चे का किसी क्षेत्र में रुचि को पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, या क्या चीज बच्चे को करना अच्छा लगता है, या किस चीज में बच्चे की स्किल्स अच्छी है, या कोई स्पेसिफिक स्किल्स बच्चे के अंदर हो किसी भी चीज को लेकर, तो जब हम बच्चे की रुचि का पता लगाते हैं, तो वो हो जाता है आपका एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप मेरी चौथी या 5वीं क्लास देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। हम ऑलरेडी सारे नोट्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, एटीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चों की जो भी कमियां होती हैं या पढ़ते समय जो भी दिक्कत होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या, एप्टीट्यूड भी अलग होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बच्चे की योग्यता पता लगाने के लिए, रूपम पाठक। ठीक है, तो जो कराऊं पहले वो कर लिया करो, आगे आपको एप्टीट्यूड भी करा दूंगा। मुझे ही पता है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफरेंस
ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि पढ़ाते समय ही इसको कर लिया जाता है ताकि हम बच्चे की कमियों को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको दूर कर सकें। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लर्नर डिफरेंस गैप ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसका उद्देश्य बालक को उपचारात्मक शिक्षण देकर उनकी अधिगम कमियों को दूर करना होता है। यानी कि द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स एंड गिव देम रेमिडल सपोर्ट। रेमिडल सपोर्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जो उसने कमियां, जो उसने गलतियां की पढ़ने में, उनको ठीक करना। द सॉल्विंग द इशू ऑफ लर्निंग इन क्लास, दैट्स व्हाई वी यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड फॉर सॉल्यूशन वी यूज रेमिडल। चलिए आगे, नेक्स्ट, प्रोफेंसी टेस्ट। जी हाँ, जब भी बच्चे की हम किसी भी क्षेत्र में स्किल मेजरमेंट करेंगे, सो वी कैन यूज दैट प्रोफेंसी टेस्ट। मेजरमेंट में भी बताओ, हाँ बिल्कुल, रवि कुमार उसमें ही बताया था मैंने, बट एक तरीके का टेस्ट ही होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस परीक्षा से बच्चों की किसी विशेष क्षेत्र में कौशल का पता चलता है। ठीक है, प्रोफेंसी टेस्ट लाइक कोई बच्चा डांस अच्छा करता है, ठीक है, कोई बच्चा म्यूजिक बहुत अच्छा करता है, या आप स्किल के अंदर म्यूजिक तो नहीं आएगा वैसे, लेकिन स्कूल लेवल पे नहीं आता। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्पीच अच्छी है किसी बच्चे की, स्पीच अच्छी है किसी बच्चे की, ठीक है, एक्टिंग अच्छी करता है, तो ये क्या स्किल्स हैं। ठीक है, तो जल्दी बताइए बच्चों, शुरू से ही बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कोई डाउट बच्चों इसमें, फिर आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स बिल्कुल हो सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप कोई भी स्किल्स डाल दो, जैसे कि किसी बच्चे के पास बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग की स्किल होती है, या कोई बच्चा रनिंग अच्छा करता है, तो स्पोर्ट्स भी डाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। स्पोर्ट्स स्किल्स होगी आपकी, प्रोफेंसी टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, हिंदी में समझा दूं, हिंदी में बच्चे होता है प्रोफेंसी टेस्ट, यानी कि प्रवीणता टेस्ट, स्किल मेजरमेंट, जब हम बच्चे की स्किल को मेजर करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, प्रैक्टिस से। अब जैसे कि मान लीजिए मेरी क्लास में एक बच्चा या दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और बहुत जल्दी उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया, बाकियों ने नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा। अब बाकियों को नहीं करना वो चीज़, उनके अंदर वो स्किल नहीं है। जिस बच्चे के अंदर एक अच्छी गिटार बजाने की स्किल है और वो स्पोर्ट्स में वीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी गिटार बजाने की स्किल को इंप्रूव करूंगा। और वो इंप्रूव कैसे कराई जाएगी, प्रैक्टिस के थ्रू। बिल्कुल, स्विमिंग भी हो सकता है, बिल्कुल खाना बनाना भी स्किल हो सकता है। ठीक है, कि किस स्किल में बच्चा अच्छा है, या क्या चीज उसकी बहुत अच्छी है। स्किल बेस्ड जितनी भी चीज होती है, वैसे हर काम में ही किसी ना किसी तरीके की स्किल का इस्तेमाल होता है। तो किस बच्चे की किस काम में कौन सी स्किल अच्छी है, ठीक है, तो उस स्किल के ऊपर फिर काम किया जाए। ठीक है, अब जैसे कि कुछ बच्चों की स्किल कमेंट्स करने में बहुत अच्छी है ना, बेफालतू के कमेंट करे जाएंगे। अभी मॉर्निंग में अभी क्लास चालू होने से पहले सीधा सीधा लिख रहे, सर गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वाह भाई, ना हेलो ना गुड मॉर्निंग ना कुछ। तो ऐसी ऐसी स्किल्स भी होती है बच्चों के पास, है ना, कि कैसे क्लास को डिस्टर्ब किया जाए। और वो तो, ये तो ऑफलाइन वाले बच्चा नहीं है, तो ऑफलाइन में तो चलने ही ना दे क्लास, है ना। चलिए, तो प्रोफेंसी टेस्ट हो गया। फोर्थ है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, आप लोगों को मैंने इवैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, सो इन इन उस चैप्टर में एक आपने नाम सुना होगा, सुमेटिव असेसमेंट, है ना। तो वो सुमेटिव असेसमेंट यही होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। वहां पर मैंने लिखा भी हुआ था कि बच्चे ने पूरे साल में क्या अचीव किया। ठीक है, वो होती है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इसको एक बार इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा कि सुमेटिव असेसमेंट ही होता है कहीं ना कहीं कि बच्चे ने पूरे साल में क्या लर्न किया, या बच्चे की क्या उपलब्धि रही। ठीक है, तो वो होते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, ये साल में वंस इन ट्वाइस होते हैं, और इनमें क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चे के प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों का सीटेट का टेस्ट बिल्कुल एक अचीवमेंट टेस्ट है। इफ यू गाइस क्वालिफाई द सीटेट एग्जाम, यू कैन अचीव। ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया। मैंने स्पेशली इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा है, कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी। अब आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी, ठीक है, बच्चे की योग्यता को मापने के लिए। ठीक है, बच्चे की क्षमता या योग्यता को मापने के लिए होता है आपका क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एटीट्यूड था,
ठीक है, कि बच्चे का किस स्किल के प्रति या किस बिहेवियर के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ये है एप्टीट्यूड। तो दोनों में डिफरेंस है। ये बच्चे की योग्यता बताता है, ठीक, कि बच्चे का लेवल क्या है, टू आइडेंटिफाई द, क्या बोलेगा उसको, करंट स्टेटस ऑफ चाइल्ड इंग्लिश में, ठीक है, कि करंटली बच्चा कैसा है, करंटली बच्चे की कैसी योग्यता है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं उसको एक बार ठीक लेता हूँ। बार बार एक बात बताइए बच्चे, स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है क्या, जल्दी, ठीक है, ब्लर आ रहा था, अब बताइएगा दोबारा आए तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बच्चों की क्षमता को मापना, वी यूज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ability ability of student, ठीक है, बच्चे की योग्यता को मापने के लिए, बच्चे की एबिलिटी को मापने के लिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, जैसे कि लाइक सीटेट, ठीक है, सीटेट एक एबिलिटी टेस्ट क्यों है, क्यों है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप टीचर बनने के लायक है या नहीं है, मैंने आपकी योग्यता को मापा, ठीक है। ओके, जल्दी बताइए, ये समझ में आया, आगे चलें, फिर आगे एक चैप्टर और पढ़ा दूंगा आज आपको, जल्दी प्यारे बच्चों, कोई नो इशू। सीटेट क्या है, आप लोगों की टीचर बनने की एबिलिटी को माप रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर आता है आपके पास कि टेस्ट किन किन तरीकों से लिया जा सकता है, ठीक है, किन किन तरीकों से टेस्ट लिया जा सकता है। सबसे पहला टेस्ट होगा आपका ओरल टेस्ट, ठीक है, जो कि ज्यादातर टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करता है और ड्यूरिंग क्लासेस बहुत ज्यादा लिया जाता है। वाइवा एंड इंटरव्यू, ठीक है, सबसे पहले किसमें जाएंगे, वाइवा एंड इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। एटीट्यूड में क्या चेक किया जाएगा, इंटरेस्ट चेक किया जाएगा, और एप्टीट्यूड में परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, यानी कि बच्चा किसी चीज का, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता चेक की जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है रिटन एग्जाम, पहला हो गया आपका ओरल, दूसरा हो गया आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। एक मिनट बच्चों, मेरे को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ इशू है। और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं बच्चे जो आप बड़े बड़े, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स आप लिखते हो ना, वो सारी चीजें इनके अंदर आती हैं, ठीक है। और सेकंड होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वो चीजें आती हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर। और अभी गवर्नमेंट के हिसाब से दोनों ही तरीके के एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब थोड़ा डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ लेते हैं। पहला मेरिट्स पढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, यानी कि जो आपको बड़े क्वेश्चन लिखने को देखने मिलते थे ना, उनके क्या क्या मेरिट्स है। सबसे पहला, सिंपल होते हैं, ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता इसमें, आपको एक चीज दे दी जाती है और आपको अपना उसका आंसर देना होता है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स, यानी कि आपको फ्रीडम मिलती है कि आप अपने हिसाब से अपने थॉट्स को किस तरीके से उसका जवाब देते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो वहां पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि एक क्वेश्चन के अनेक आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, या एक क्वेश्चन के अनेक तरीके से आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सटेंसिवनेस, एक्सटेंसिवनेस का मतलब होता है यानी कि व्यापकता, एक व्यापक रूप से, यानी कि यू कैन इलैबोरेट द होल आंसर, ठीक है, मतलब पूरा आप उदाहरण के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। फोर्थ है इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, यानी कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को या आंसर को ऑर्गेनाइज वे में करके लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, है ना। संगठित क्षमता में वृद्धि, है ना, कि कैसे चीजों को संगठित करके लिखा जाता है। इंक्रीज इन ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ लिख के देके आते हो, कुछ लोग गाने लिख कर आते हैं, ठीक, वो क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है, मतलब सब्जेक्टुअल चीजें या करिकुलम बेस्ड चीजें याद नहीं होगी, गाने याद हो जाएंगे, और तो वही क्रिएटिव थिंकिंग है वो। कुछ बच्चे पेपर के पीछे पैच लिख के आएंगे कि सर पास कर देना, ये मेरा नंबर है, फलाने इतने पैसे पहुंच जाएंगे आपको, ऐसे ही बच्चे देखे हमने तो। क्रिएटिविटी, इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, यानी कि बच्चों आप सब्जेक्टुअल आंसर्स पे क्या करोगे, आपकी लैंग्वेज लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज, क्योंकि आप डिफरेंट वर्ड्स का और हर वर्ड की एक अलग मीनिंग होता है, तो आपकी लैंग्वेज भी इसमें सुधरेगी, इवैल्यूएशन होगी।
नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला, इसमें अनसाइंटिफिक मार्किंग होती है। बच्चों, अवैज्ञानिक मार्किंग से क्या मतलब होता है? अवैज्ञानिक मार्किंग से मतलब ये होता है कि कुछ निर्धारित नहीं होता। क्या? कि कुछ निर्धारित नहीं होता कि किस में कौन सा टीचर किस तरीके के आपको नंबर देगा। वो टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, और एक बच्चे ने लिखी है 500 लाइनें, और उन 500 लाइनें में सब कुछ उसने लिख दिया। और एक बच्चे ने लिखी है 2000 लाइनें, और 2000 लाइन में उसने मुश्किल से 200 लाइन में सही लिखा होगा, बाकी सब बकवास लिख दी। अब कुछ जगह पे अगर सही टीचर होगा तो वो देखेगा कि भाई साहब ने 500 लाइन जो हमने क्वेश्चन में बोली थी उन्हीं में बहुत अच्छे से लिख दिया। तो और अगर कोई टीचर उसको नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा कि ऐसे नापता टीचर है, ये इतनी लाइन 2 नंबर, इतनी लाइन 4 नंबर, है ना। और जिसने 2 पेज लिखा होगा और कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो क्या है ये अनसाइंटिफिक है। और मूड ऑफ टीचर, टीचर का मूड नहीं है, टीचर का मूड है बस आज सबको पास करना है या सबको फेल करना है। आप कर लो कुछ भी, आप दोबारा रीचेकिंग लगा लो, जो पास हो जाओ। तो हमें पता है ना बच्चे कुछ लिखते ही नहीं है। एंड सेकंड थिंग, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन के अनेक आंसर होते हैं। तो ये है। किसी को लिखना है तो जल्दी इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसमें आपको किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यस या नो, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल एक्यूरेसी मेजरमेंट कभी नहीं आएगा जब भी आप बात करोगे सब्जेक्टुअल की। एक्यूरेसी नहीं है जब भी, तो उसको बोला नॉन साइंटिफिक, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रिकग्नाइजेशन टेस्ट, यानी कि रिकग्नाइज करना है आपको। आपके सामने उत्तर है, आपको बस रिकग्नाइज करना है। आप लोगों का जो अभी पेपर होगा सीटेट का, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वो कि किस तरीके का एग्जाम है, तो वो एक रिकग्नाइजेशन टेस्ट है, ठीक है। कैसा टेस्ट है? रिकग्नाइजेशन टेस्ट है। रिकग्नाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि एमसीक्यू हो गए, यस या नो होगा क्योंकि सवाल दे रखा है, बस आपको हाँ या ना बताना है। मैच द फॉलोइंग, जी हाँ, आपको रिकग्नाइज करना है। सेकेंड टाइप होता है आपका रिकॉलिंग। बच्चों, क्या होता है? रिकॉलिंग, ठीक, यानी कि याद हुआ। रिकॉल आपको आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, बीच में किसी चीज को भरना, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि इसमें क्या आपको फिल करना है, ठीक। जिनको बोला जाता है कंप्लीटेंसी। बिल्कुल टाइम सेविंग होते हैं, वो आगे बताऊंगा। मेरिट्स क्या है? सबसे बड़ा मेरिट है वैज्ञानिक प्रशिक्षण है। ये एक सवाल गलत तो एक सवाल गलत कट जाएगा, ठीक है। सही तो सही पूरे नंबर मिलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन एंड आंसर, एक क्वेश्चन का एक जवाब। बिल्कुल सीटेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैंने बताया तो है अभी। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, यानी कि इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अनुमान लगा सकता है बच्चा, ठीक है, आंसर सामने होता है तो कई बार बच्चा अनुमान लगा देता है। नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, इवैल्यूएशन ऑफ ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ज्ञानात्मक कि कितना आपको नॉलेज है उस चीज का, इसमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, उस चीज का ज्यादा से ज्यादा काम होता है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि फिर अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करना चाहते हैं, एक बार जल्दी से बताइए बच्चों, फिर उस हिसाब से आपको चीजें कराते हैं। ओपन बुक एग्जाम मैटर, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का निम्न में से कौन सा प्रमुख विशिष्टता है? स्टूडेंट रिमेन सीरियसली, विद्यार्थी गंभीर रहते हैं। इट इंक्रीज अटेंडेंस इन द क्लासरूम, या इट रिड्यूस द वरी ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, या इट कंप्लाई स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। जल्दी से एक अच्छा फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर बताइए। क्यों हम ओपन बुक एग्जाम लेते हैं? जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बच्चों। पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए। गंभीर, सीरियस रहना एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। सीरियस एजुकेशन के प्रति रहना सही बात है, क्लास में वैसे सीरियस रहना नहीं, एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए क्लास में। और सिर्फ हम अटेंडेंस के लिए बच्चों को ओपन बुक नहीं कराते, दोनों तो कट गए। इट रिड्यूस द वरी ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, ये भी नेगेटिव ही है। सो द आंसर वर्ड, इट कंप्लाइज स्टूडेंट फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए थोड़ा स्टूडेंट को मजबूर करता है। सोच के ही तो आंसर लिखेगा बच्चा, सोचने के लिए कि इसका ये हो सकता है या ये हो सकता है, थोड़ा सोचता है बच्चा। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट? निम्न में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? फॉर्मल असेसमेंट के बारे में बात की है। असाइनमेंट, पेपर, क्विज या डिस्कशन। नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। जल्दी। चलिए जल्दी बताइए बच्चों।
हाँ देखिए, मुझे पता था बहुत बच्चे इसको गलत करेंगे। फॉर्मल असेसमेंट बच्चों, आप एक बात बताइए, डिस्कशन, कहीं ना कहीं दो चीजों में यहां पर डाउट है। ठीक है, देखिए पेपर और क्विज ये तो भाई टीचर के सामने ही बच्चा देगा। ठीक है, तो फॉर्मली है, क्लास में बैठ कर देगा। लेकिन आप कह रहे हो डिस्कशन और असाइनमेंट्स, कौन कौन बच्चा कहता है कि असाइनमेंट आंसर होगा और कौन कौन बच्चा कहता है डिस्कशन होगा? लास्ट मौका दे रहा हूं, जल्दी से डिसाइड कर लो। नो सर डी, नो सर डी, ए। अच्छा, द आंसर वुड बी ए, इसलिए मैंने बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, मुझे पता था आप लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए इन चारों में कोई भी चीज, लास्ट की ए और डी दोनों के दोनों ही इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इनफॉर्मल होगा असाइनमेंट, क्योंकि वो घर पे हो रहा है, वहां टीचर नहीं है। डिस्कशन टीचर के सामने हुआ, आपको आपको मैंने रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था कि टीचर स्कूल में हर एक चीज को रिकॉर्ड डाउन करता है। ठीक है, उसने स्पेसिफिकली डिस्कशन कराई है अपनी क्लास में कुछ पढ़ाने के लिए। तो दैट्स वाई द आंसर वुड बी ए, क्योंकि ये तीनों चीज टीचर के सामने हो रही हैं। ठीक है, ये भी इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा इनफॉर्मल है, ये मैं बताना चाहता था। ठीक है, गृह कार्य ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो घर से करके लाना होता है उसको। डिस्कशन तो कहीं ना कहीं कई बार टीचर के सामने भी करता है, तो बस ये एक रीजन है, ये भी इनफॉर्मल आती है लेकिन वो ज्यादा इनफॉर्मल है, ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल असेसमेंट? नॉट एन इनफॉर्मल। ठीक है, असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्किल या क्वेश्चनिंग, जल्दी से। नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट पूछा है, जल्दी से। बट बच्चे करके तो घर से लाया, बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो चीज टीचर के सामने ही नहीं हुई तो वो कहां से फॉर्मल हो गई? जल्दी से करिए, आप इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। भी इनफॉर्मल हो गया आपका। ठीक है, और क्वेश्चनिंग भी हो जाता है कई बार। अब ये क्वेश्चन पूछना क्लास में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, फॉर्मली आप रेटिंग स्केल देते हो बच्चों को, यहाँ पर आपको फॉर्मल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल ढूंढना है, तो आपको क्या ढूंढना है? फॉर्मल। सबसे ज्यादा फॉर्मल क्या होगा? ऑब्जर्वेशन कई कई बार इनफॉर्मल तरीके से, सबसे ज्यादा की बात मैं कर रहा हूं। तो रेटिंग स्केल, जब आप रेटिंग स्केल दोगे किसी बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से लेकर? इट इज एन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग लर्नर्स, या इट यूजेस ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स, या इट्स अक्यूमुलेट बर्डन ऑन टीचर, इससे शिक्षक को बोझ बढ़ता है। ये बर्डन है बच्चों, पी कर लीजिएगा इसके आगे, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इट इज एन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग लर्नर, it uses grade in place of marks, या it's accumulate burden on teacher। not correct about continuous and comprehensive evaluation। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल, डी वाज द राइट आंसर, यानी कि इससे टीचर पर बर्डन पड़ता है। ये बिल्कुल ही नेगेटिव बात है, टीचर पे कभी भी बर्डन नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज स्कूल में बच्चे के लिए कराई जाए। ठीक, इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग द लर्नर, बच्चों का स्ट्रेस कम करता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बार बार रेमिडल और डायग्नोस्टिक टीचिंग कराई जाती है, इसीलिए बच्चे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन सुमेटिव इवैल्यूएशन? निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? टीचर ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, असाइनमेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी, सुमेटिव असेसमेंट में किस चीज का प्रयोग किया जाएगा बच्चों? असाइनमेंट, टेस्ट, टीचर ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल, सीसी में कांट फील द बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो प्यारे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन का, फ्रीक्वेंटली कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है?
बहुत बहुत कंफ्यूजन है बच्चों आपको। ठीक है, टीचर ऑब्जर्वेशन किस में करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ताकि बच्चों को देख सके, उनको सही कर सके। उसने लिखा भी हुआ है ज्यादातर फ्रीक्वेंटली इन सुमेटिव इवैल्यूएशन, तो सिर्फ ज्यादातर हम सुमेटिव असेसमेंट में टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। रिकॉर्ड विच इंक्लूड द रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पर्सनैलिटी इज नॉन एज, ऐसे रिकॉर्ड जिसमें बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का व्यापक वर्णन होता है क्या कहलाते हैं? स्कूल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है, कैरलस या फिर थॉन्ट्रिक। रिकॉर्ड विच इंक्लूड्स द रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन पर्सनैलिटी, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पर्सनैलिटी, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड जिसमें बालक के व्यक्तित्व से विभिन्न पक्षों का व्यापक विवरण होता है, क्या होगा? जल्दी प्यारे बच्चों, सिक्स क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। देखिए एक शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ व्यापक, और वहां पर मैंने दोनों चीज बताई थी। जब भी स्कूल में बच्चों व्यापक शब्द का इस्तेमाल होना तो समझ लेना स्कूलिस्टिक व को स्कूलिस्टिक। ठीक है, बोथ एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, क्या है, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी, यहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी बच्चे की। ठीक है, एडवांटेज ऑफ स्कूल रिकॉर्डर्स आर, विद्यालय अभिलेख, स्कूल रिकॉर्ड्स रखने के लाभ क्या है? हेल्प टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल, help to inculate good habits to punctual and discipline, help in making future planning, या both first and third? जल्दी से बताइए। करेक्ट गाइस, डी वाज द राइट आंसर। देखिए, ये हेल्प करेगा कि स्कूल की कैसी प्रोग्रेस है उसको पता करने में, और साथ के साथ अब प्रोग्रेस के हिसाब से कैसे आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है उसके बारे में भी। तो द करेक्ट आंसर वाज फर्स्ट एंड थर्ड, डी इज द राइट आंसर। स्कूल रिकॉर्ड्स आर यूजफुल फॉर, विद्यालय अभिलेख का उपयोग किया जाता है, रेफरेंस, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और ऑल ऑफ दीज। जल्दी। बिल्कुल, तीनों ही चीजें हैं सेवंथ के आंसर में भी। डी, स्कूल रिकॉर्ड्स रेफर्स रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डायरेक्शन के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, निम्न में से क्या विद्यालय अभिलेख का उद्देश्य नहीं है? प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, evaluation द एजुकेशन प्रोग्राम, या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एजुकेट ऑफिसर। निम्न में से क्या विद्यालय अभिलेख का उद्देश्य नहीं है? स्कूल रिकॉर्ड्स का क्या उद्देश्य नहीं होता? छात्रों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कराना, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, इवेल्युएटिंग द एजुकेशन प्रोग्राम, या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एजुकेशन ऑफिसर। नॉट ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता? जल्दी जल्दी, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं देखिए, स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा स्कूल के रिकॉर्ड्स का? बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, स्कूल रिकॉर्ड्स कभी करिकुलम बनाते हैं? अब भाई स्कूल रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऑफिसर को, ये बात तो मानते होगे। ऑफिसर को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो स्कूल में आ गया तो स्कूल के रिकॉर्ड से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डी कैसे हो गया फिर? आप लोग बताइए। इवेल्युएटिंग द एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम स्कूल में चल रहा है उसको इवेल्युएट करने के लिए भी, तो ये सी भी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी। स्कूल रिकॉर्ड कभी करिकुलम को बनाता नहीं है। ठीक है, स्कूल के पास एज अ रिकॉर्ड करिकुलम आ सकता है, बट वो कभी फॉर्मेशन नहीं करेगा ना बच्चों, इट्स वेरी सिंपल थिंग। कभी करिकुलम बनाएगा स्कूल रिकॉर्ड? नहीं बनाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अमंग द फॉलोइंग विच कांट बी द पार्ट ऑफ सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, असाइनमेंट्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। चलिए इसके बारे में बताइए। हाँ, एनसीएफ करिकुलम बनाता है, स्कूल थोड़ी बना रहा है। जल्दी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। जल्दी।
करेंगी बच्चे को सुधारने के लिए, बट कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी? पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग कभी भी पार्ट नहीं होता कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। ठीक है, चलें आगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा।